सुप्रभात बच्चों। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो पाठ जिसका हम शुरू करने वाले हैं वह है घीसा, जो कि एक रेखा चित्र है जिसे प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा कवयित्री होने के साथ साथ इन्होंने गद्य विधा पर भी अपनी कलम या फिर लेखनी उन्होंने चलाया, और घीसा जो रचना है उसे उन्हें एक रेखा चित्र के रूप में उन्होंने इसे लिखा हुआ है। तो यह है पाठ 3, जो कि इकाई 3 के अंतर्गत है। हमने पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा था। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, जिसका हम पाठ करते हैं। लेखिका और कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने सन 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, तो 1932 प्रयाग विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का नया नाम अभी प्रयागराज हो गया। तो प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, जहाँ से कि इन्होंने संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री सन 1932 में इन्होंने प्राप्त की थी। गद्य और पद्य दोनों पर ही इन्हें समान अधिकार प्राप्त था। तो इन्होंने गद्य के रूप में भी और पद्य में भी इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उन्होंने की। गद्य साहित्य में संस्मरणों और रेखा चित्र लेखन को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। तो विद्यार्थियों, संस्मरण और रेखा चित्र ये दोनों ही क्या है, गद्य की विधाएं हैं, और इन्हें प्रारंभ करने का श्रेय महादेवी वर्मा को ही जाता है। तो संस्मरण और रेखा चित्र जो है दोनों में अंतर है ना। तो संस्मरण हम किसे कहेंगे? किसी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, अर्थात किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में स्मरण कर उसके बारे में लिखना। और रेखा चित्र में क्या होता है कि कोई भी जिस व्यक्ति के बारे में लिखा जा रहा है या फिर जिसके बारे में लिखा जा रहा है, तो वहाँ का वातावरण कैसे है, तो इसके बारे में भी रेखा चित्र में लिखा जाता है। तो संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि संस्मरण में मान लीजिए एक किसी सड़क के बारे में लिखी हुई होगी, तो उस सड़क के बारे में लिखकर, है ना, कि कैसी है, तो सिर्फ उसमें सड़क को ही लिखना पड़ेगा। और रेखा चित्र में उस सड़क की पूरी व्याख्या करनी होगी, अर्थात उसका रंग कैसा है, घुमावदार है या फिर टेढ़ी मेढ़ी है ना, इन सभी को रेखा चित्र में दर्शाया जाता है। इनके संस्मरणों में कोमल मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति बहुत ही हृदय स्पर्शी एवं मार्मिकता के साथ हुई है। तो इनकी जो संस्मरण जो लेखन इन्होंने किया, इसमें कोमल मानवीय भावनाओं, ठीक है, जो भी मानवीय भावनाएं हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा। और संवेदनाओं अर्थात हम क्या महसूस करते हैं, है ना, तो उसके बारे में उन्होंने अभिव्यक्ति उनकी की। तो इन्हें पढ़कर यह बहुत ही हृदय स्पर्शी, अर्थात हृदय को स्पर्श करने वाली और मार्मिकता के साथ हुई है ना। उनके पात्र प्रायः अनाथ, स्नेह से वंचित, गरीब समाज द्वारा प्रताड़ित किंतु ईमानदार व्यक्ति और पशु पक्षी होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इनके जो पात्र हैं, इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं की संस्मरणों में या फिर रेखा चित्र में, तो उनके पात्र जो हैं वो क्या हैं, प्रायः क्या होते हैं, अनाथ होते हैं, स्नेह से वंचित होते हैं, अर्थात उन्हें प्यार नहीं मिलता है, गरीब समाज द्वारा प्रताड़ित, है ना, जो समाज होते हैं उसके द्वारा प्रताड़ित परिवार से होते हैं, लेकिन ये ईमानदार व्यक्ति होते हैं, ईमानदार, है ना, और अथवा पशु पक्षी होते हैं। भले ही वे क्या है, समाज में उन्हें उचित स्थान नहीं दिया गया, समाज में उन्हें अच्छे से जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है, लेकिन
ऐसा होते हुए भी ये क्या है, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी होते हैं, इनके जो भी पात्र होते हैं। इन्होंने नारी की समस्याओं को भी बहुत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। तो नारी की समस्याएं जो हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, या फिर परिवार, विवाह के बाद में उनके परिवार में जो स्थान होते हैं, तो जो भी समस्या हैं इन्हें, जो नारी की समस्या का उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा विशुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, किंतु आवश्यकतानुरूप देशज शब्दों का भी इनकी रचनाओं में प्रयोग इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। तो इन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और कहीं कहीं जहाँ भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। देशज शब्द का अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द, तो उन्हें देशज कहेंगे, ठीक है, देशज अर्थात देसी, है ना। और इनकी प्रमुख रचनाओं में है क्या क्या है, देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा तथा दीप शिखा इनके काव्य संग्रह है। ये जो नाम है, ये जो जिन रचनाओं के जो नाम है, ये क्या है, काव्य संग्रह है, पद्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, पथ के साथी, क्षणदा आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि इन्हें क्या था, गद्य और पद्य दोनों में ही समान अधिकार प्राप्त था। तो इन्होंने कविता की भी रचना की है और गद्य की भी उन्होंने गद्य विधा में भी अपनी रचना इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनका गद्य साहित्य समाज का जीता जागता एल्बम है, ठीक है। जीता जागता एल्बम है। एल्बम का अर्थ क्या होता है, जैसे जिस प्रकार से आप अपने घर में, है ना, एल्बम होता है, एल्बम में क्या होती हैं कि जो भी कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं या फिर कोई भी विशेष कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, तो उसका फ़ोटो लेने की हमारी परंपरा रही है, तो और उसे यादगार के रूप में एल्बम में सजाकर हम रखते हैं। तो क्या है, समाज का एक जीता जागता एल्बम इसलिए लेखिका ने कहा है यहाँ पर। इनकी रचना यामा को मंगला प्रसाद पारितोषक तथा काव्य संकलन नीरजा को शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यामा को कौन सा पुरस्कार मिला है, मंगला प्रसाद पारितोषक, और नीरजा, ये भी एक पद्य रचना है, इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्म भूषण अलंकार, भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी एवं भारतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपाधि प्रदान की गई है, ठीक है। तो इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पाठ शुरू करते हैं। और घीसा एक ऐसे बालक की कहानी है जो कि पितृविहीन एक गरीब समाज से ताल्लुकात रखता है, बहुत ही गरीबी में जीवन यापन करता है, और वह घीसा, भले ही वह उसके पास सब सुख सुविधाएं उसके पास नहीं हैं, फिर भी क्या है, वह एक ईमानदार व्यक्तित्व का धनी है। वह अपने गुरुजी जो कि महादेवी वर्मा हैं, उनके हर कथन को वे उसका पालन करने वाला है। जो भी उन्होंने शिक्षा दी उसका वो अपने जीवन में अक्षरशः पालन करने वाला एक विद्यार्थी है। शरीर से कमज़ोर है, भले ही दिखने में वो उतना अच्छा नहीं है, किंतु उनके हृदय में जो अपने गुरुजी के प्रति जो सम्मान है या फिर अपनी माता के प्रति जो सम्मान है, वह हमें इस पाठ के द्वारा दिखाई देता है, ठीक है। तो वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहराई जाती है। यह जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन शह में नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती, जो एक छोटी लहर के समान ही मेरे जीवन तट को अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जलराशि में विलीन हो गया। तो इन्हें घीसा के बारे में जो एक विद्यार्थी था जो कि हमेशा मलिन होता था, साफ सुथरा नहीं होता था,
और हमेशा सहमा सहमा होता था और एक 8-9 साल का बालक था। तो उस विद्यार्थी, अनेक विद्यार्थी होने के बाद भी वो सिर्फ किसे याद करती है? घीसा को याद करती है। और क्यों याद करती है? क्योंकि उसके अंदर एक मानवीय हृदय था। जो हमारे मानवीय संबंध हैं उसे उस मानवीय संबंध को पूरा करने के लिए उसके अंदर एक हृदय था, जिससे कि वह क्या करता था कि उसी अच्छे हृदय के कारण ही वह अपने गुरुजी या फिर अपनी माँ या फिर जो भी पड़ोस के लोग हैं उनसे उसका संबंध, एक आत्मीय संबंध स्थापित था, जिसके कारण की लेखिका को याद है घीसा के बारे में। गंगा पर झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग्य करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात। तो लेखिका यहाँ बता रही है कि गंगा पार झूसी के खंडहर, अर्थात गंगा नदी इलाहाबाद के किनारे से गंगा नदी बहती है ना, गंगा नदी के किनारे ही इलाहाबाद या फिर प्रयागराज बसा हुआ है। और उस गंगा नदी के दूसरी ओर एक गांव था जिसका नाम क्या था? झूसी, है ना। और उस गांव में गरीब जो लोग हैं, समाज से वंचित जो लोग हैं, इस प्रकार के गांवों में के प्रति लेखिका का जो आकर्षण रहा है, अर्थात उन्होंने वे क्या करती थी? एक समाज सुधारक थी। समाज को सुधारने का उन्होंने ठान लिया था, जिसके कारण कि उन्हें लगा कि उस झूसी में जाकर उन गरीबी बच्चों को जिन्हें की शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उन्हें जाकर वह अपने खाली समय में पढ़ाया करे। तो लोग उन्हें देखकर कई बार कहते थे कि उनका इससे जन्म जन्मांतर के संबंध है, अर्थात उन पर व्यंग्य करने लगते थे। क्योंकि हमारा समाज है, कोई भी व्यक्ति यदि कोई अच्छे काम करने लगते हैं तो अगल बगल के लोग, आस पड़ोस के लोग भी उससे क्या करते हैं? उसे व्यंग्य करते हैं उसकी। ठीक है, तो ये हमारे समाज की वास्तविकता है। तो लेखिका के साथ भी ऐसा हुआ। तो लेखिका ने कहा आश्चर्य की बात है। क्यों आश्चर्य है? जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडहर और उसके छत विछत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काठी नहीं सुख से काट देती हूँ। तो यहाँ पर लेखिका ने बताया कि अवकाश, अर्थात जब खाली समय होता है, काम के बाद थोड़ा समय मिलता है, तो लोग क्या करते हैं? अपने जो मित्र होते हैं, इष्ट मित्र जो होते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, उनसे मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। या फिर उत्सवों में सम्मिलित होने, अर्थात कोई भी उत्सव होंगे, है ना, वहाँ पर जाते हैं। या फिर लोगों के साथ हंसी मजाक करने के लिए सुरक्षित रखते हैं, अर्थात लोगों के पास जब समय मिलता है तो उस समय का प्रयोग वे क्या करते हैं? या फिर अपने मित्रों से मिलने में, या फिर कहीं किसी उत्सव में जाने में, या फिर हंसी खुशी से व्यतीत करने के लिए सुरक्षित रखते हैं। और लेखिका महादेवी वर्मा उस समय को, जब अर्थात जब उन्हें समय मिलता था, जब छुट्टी का जो समय होता था, अवकाश होता था, उस समय वह क्या करती थी? वह गंगा नदी को पार करके झूसी जाती थी और वहाँ जाकर वहाँ के जो गरीब जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने का काम करती थी। तो ये एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये कहती हैं कि उन भागीरथी के तट पर, अर्थात भागीरथी गंगा का भी नाम है, तो उसके तट पर क्या है? लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन इन्हें समाज सेवा, ये जो लेखिका है समाज सेवा के भाव के कारण वहाँ जाती है और उन्हें यह सब कार्य करने में खुशी मिलती है, उन्हें कोई ये बोझ नहीं लगता। इसलिए उन्होंने कहा है कि सुख से काट देती हूँ। और उस गांव का जो वातावरण है या फिर गांव घर में किस प्रकार का परिवेश है उसके बारे में बताते हुए कहती हैं, दूर पास बसे हुए गुड़ियों के बड़े बड़े घरौंदे के समान लगने वाले कुछ लिपे पुते, कुछ जीर्ण शीर्ण घरों से स्त्रियों का झुंड पीतल तांबे के चमचमाते मिट्टी के नए, लाल और पुराने भद्रंग घड़े लेकर गंगाजल भरने आता है, उसे भी मैं पहचान गई हूँ। तो उस
जो गांव है झूसी गांव का परिवेश कैसा है कि घर क्या है, कई घर पास पास हैं या फिर कई घर दूर दूर बसे हुए हैं। और वहाँ पर जो जाति जो निवास करती है गुड़िया जाति है ना, जो कि एक गरीब जाति के रूप में उसे वहाँ माना जाता है। तो उनके बड़े बड़े घरामदे के समान लगने वाले, अर्थात उनके जो घर हैं वो क्या है, कुछ कई घर जो लिपे पुते हैं, कुछ टूटे फूटे हैं, जीर्ण शीर्ण अर्थात टूटे फूटे घरों की स्त्रियां क्या कर रही हैं, झुंड के झुंड पीतल या फिर जिसके पास पीतल है वह पीतल के बर्तन या फिर तांबे के बर्तन, पीतल और तांबे के समान चमचमाते मिट्टी के, है ना, मिट्टी और मिट्टी से ही क्या है वहाँ के जो लोग हैं मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं और वे क्या है पीतल और तांबे के समान हमेशा चमचमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं। पूरा कोई भद्रंग घड़े लेकर अर्थात कई पुराने घड़े लेकर गंगा जल भरने आता है और यह लेखिका उन्हें पहचान गई। उनमें कोई बूटेदार लाल, कोई सफ़ेद और कोई मैल और सूत में अद्वैत स्थापित करने वाली, कोई कुछ नई और कई छेदों से चलनी बनी हुई धोती पहने रहती हैं। अर्थात वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं उनका पहनावा कैसा है, किसी के पास क्या है अच्छे कपड़े हैं और किसी के पास क्या है पहनने के लिए कपड़े के नाम पर सिर्फ धोती है। और वो भी कई लोगों की जो धोती जो उन्होंने अपने शरीर पर धारण किया है वो कई फटी हुई होती हैं। किसी की मोम लगी पाटियों के बीच में एक अंगुल चौड़ी सिंदूर रेखा अस्त होते हुए सूर्य की किरणों में चमकती रहती है और किसी के कड़वे तेल से भी अपरिचित रुखी जटा बनी हुई छोटी छोटी लटें मुख को घेर कर उनकी उदासी को और अधिक केंद्रित कर देती है। अर्थात जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने सर पर हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार सिंदूर अर्थात सिंदूर का प्रयोग कौन करते हैं, जो विवाहित स्त्रियां करती हैं। तो जो सिंदूर कैसे लग रहे हैं कि रेखा कैसे लग रही है, अस्त होते सूर्य की किरणों में चमकती रहती हैं। अर्थात जो सिंदूर वे प्रयोग करती हैं वो सूर्य जब अस्त होता है तो वे चमकती रहती हैं। और किसी के बाल कैसे हैं, रूखे हैं, अर्थात कई कंघी वगैरह भी नहीं करती हैं और पूरे उनके चेहरे पर फैली होती है, जिससे कि वे जो उदासी को और अधिक केंद्रित कर देती हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि वे उदास हैं। किसी की सांवली गोल कलाई पर शहर की कच्ची नगदार चूड़ियों के नग रह रहकर हीरे से चमक जाते हैं और किसी के दुर्बल काले पहुँचे पर लाख की पीली मैली चूड़ियाँ काले पत्थर पर मटमैले चंदन की मोटी लकीरें जान पड़ती हैं। अर्थात जो औरतें हैं जो सांवले हैं उनकी कलाई पर शहर से वे क्या कर रहे हैं, कुछ चूड़ियाँ ले आए हैं और उनमें नग लगे हुए हैं, जिससे कि वो सूर्य की चमक से वे हीरे के समान चमकते हैं। और कई जो महिलाएं हैं वो दुबली पतली हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, है ना, उनके हाथ में मैली चूड़ियाँ हैं जो कि चंदन के मोटी परतें लकीरें जान पड़ती हैं, है ना। मटमैला चंदन क्या होता है, एक ऐसा वृक्ष होता है जिससे कि खुशबू होती है ना। अपने कबीर ने ये रहीम के दोहे में पढ़ा होगा कि चंदन क्या होता है। चंदन क्या है, प्रकृति के रूप में क्या है, चंदन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो चंदन के पेड़ से क्या होती है, खुशबू आती है और ठंडक प्रदान करती है। कोई अपने गिलट के कड़े युक्त हाथ घड़े की ओट में छिपाने का प्रयत्न सा करती है और कोई चांदी के पछेली ककना की झनकार के साथ ही बात करती है। अर्थात ये जो स्त्रियां हैं वे क्या कर रही हैं कि अपने चेहरे को छिपाने का प्रयत्न, कोई भी अपरिचित व्यक्ति जब दिखता है तो अपने चेहरे को छिपाती हैं। कोई चांदी के पछेली ककना की झनकार के साथ ही बात करती हैं। और कई स्त्रियां ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कि चांदी के पछेली ककना जो उन्होंने धारण किया हुआ है उससे झनकार आती है ना, पायल या फिर कान की बाली, है ना। किसी के कान में लाख की पैसे वाली तरकी धोती से कभी कभी झांक भर लेती है और किसी की ढारे लंबी जंजीर से गला और गाल एक करती रहती है। अर्थात किसी के कान में क्या है, लाख के वे कान में गहने पहने हुए हैं और इस तरह से वे आपस में बात करती रहती हैं। किसी के गुदे हुए गेहूँ पैरों में चांदी के कड़े सुडालता की परिधि से लगते हैं
और किसी की फैली उंगलियां सफ़ेद एड़ियों के साथ मिली हुई स्याही रांगें और कांसे के कड़ों को लोहे की साफ की हुई बेड़ियां बना देती है। अर्थात कई जो स्त्रियां हैं उनके पैरों में गुदने बने हुए हैं, है ना, और वे कैसी लग रही हैं? चांदी के कड़े की सुडालता की परिधि से लगते हैं। अर्थात उन्होंने गुदना जो बनाया तो ऐसा लगता है कि वे चांदी धारण किए हों। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखिका है इन्होंने झूसी गांव की स्त्रियों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। आगे पढ़ते हैं। वे सब पहले हाथ मुंह धोती हैं, फिर पानी में कुछ घुसकर घड़ा भर लेती हैं। ठीक है, गंगा के किनारे जाती हैं और नदी में जैसी पहुंचती हैं पहले हाथ और मुंह धोती हैं, फिर पानी में कुछ घुसकर घड़ा भर लेती हैं। अर्थात पानी के अंदर जाती हैं और घड़े को पानी से भर लेती हैं। तब घड़ा किनारे रख सिर पर इंडूरी ठीक करती हुई मेरी ओर देखकर कभी मलिन, कभी उजली, कभी दुख की व्यथा भरी, कभी सुख की कथा भरी मुस्कान से मुस्कुरा देती है। अपने मेरे बीच का अंतर उन्हें ज्ञात है, तभी कदाचित वे इस मुस्कान के सेतु से उसका वार पार जोड़ना नहीं भूलती। तो यहाँ पर जैसी लेखिका को वे स्त्रियाँ देखती हैं, जो कि लेखिका को कभी क्या दिखती हैं? मलिन दिखाई देती हैं, कभी खुश रहती हैं, कभी दुखी रहती हैं, है ना, और कभी लेखिका को देखकर मुस्कुरा देती हैं। ग्वालों के बालक अपनी चरती हुई गाय भैंसों में से किसी को उस ओर बहकते देखकर ही लकुटी लेकर दौड़ पड़ते। तो जो बालक हैं, लकुटी का अर्थ होता है लकड़ी, और वे क्या करते हैं? गाय भैंसों को चराते हुए, और कहीं यदि उनकी जो गाय या फिर भैंस जाती है तो लकड़ी लेकर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। गडरियों के बच्चे अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते हैं, और व्यर्थ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नज़र बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। तो जो ग्वाले हैं, जो गाय जो बैल जो चराते हैं, उनके वे क्या करते हैं? किसी गाय या बैल को दूसरी ओर जाते हुए देखकर लकड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ते हैं। गडरियों के बच्चे, जो गडरियाँ हैं, जो क्या करते हैं? बकरी या फिर भेड़ जो कहीं जाते देखते उसकी कान पकड़कर खींच कर लाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले, अर्थात उनके पास कोई भी काम नहीं है, वह बीच में नज़र बचाकर लेखिका को देख लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर गांव के परिवेश के बारे में लेखिका ने बताया, वहाँ की स्त्रियाँ कैसी हैं, इन्होंने क्या पहना हुआ है, और वे कहाँ जा रही हैं? पानी लेने जा रही हैं। तो पानी लेने से पहले क्या क्या कर रही हैं, और वहाँ के जो बच्चे हैं या फिर जो ग्वाले हैं या गडरिये हैं या फिर जो निठल्ले घूमने वाले जो लड़के हैं, वे क्या क्या करते हैं, उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। उस पार शहर में दूध बेचने जाते या लौटते हुए ग्वाले, किले में काम करने जाते या घर आते हुए मजदूर, नाव बांधते या खेलते हुए मल्लाह, कभी कभी चुनरी ता रंगाउस लाल मजीठी हो, गाते गाते मुझ पर दृष्टि पड़ते ही हचकचाकर चुप हो जाते हैं। कुछ विशेष सभ्य होने का गर्व करने वाले मुझे एक सालज्ज नमस्कार भी प्राप्त हो जाता है। तो किस प्रकार से इस गांव का जो जीवन है, कई लोग जो दूध बेचने कहाँ जाते हैं, उस पार शहर इलाहाबाद जाते हैं। तो कई लोग क्या है, किले में काम करने जाते हैं, आने जाने वाले मजदूर, या फिर जो मल्लाह जो कि नाव चलाने वाले हैं, वे नाव बांधते या खोलते हुए क्या करते हैं? जो गाना है चुनरी ता रंगाओ से लाल मजीठी हो, इस गाने को गुनगुनाने लगते हैं। और जैसे ही लेखिका दिखती हैं महादेवी वर्मा जी, तो वे अचकचा कर, सहम कर चुप हो जाते हैं। और कई ऐसे सभ्य लोग भी हैं जो कि जैसे ही लेखिका को देखते हैं, उनके गांव में आ रही हैं, तो वे उन्हें नमस्कार भी कहते हैं। कह नहीं सकती अब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आए, पर जब बिना कार्यकारिणी के निर्वाचन के, बिना पदाधिकारियों के चुनाव के, बिना भवन के, बिना चंदे की अपील के, और सारांश यह कि बिना किसी चिर परिचित समारोह के, मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एक हो गए, तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर सकी। और वे जिज्ञासु कैसे थे सो कैसे बताऊं। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने,
धुले कुर्ते और ऊंची धोती में नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे, और कुछ अपने दुर्बल, रूखे और मलिन मुखों की करुण सौम्यता और निष्प्रभ पीली आँखों में संसार भर की उपेक्षा बटोर बैठे थे। पर घीसा उनमें अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही आता है। तो लेखिका ने बताया है कि जो है गंगा पार झूसी में, ठीक है, तो गंगा पार झूसी में वह जाती हैं। क्यों जाती हैं? उन्हें पढ़ाने के लिए जाती हैं। उन गरीब जो समाज से वंचित जो लोग हैं, तो उन्हें वे शिक्षा रूपी प्रकाश देने के लिए वे समाज सेवा के कार्य में आगे आती है और उन्हें पढ़ाने का काम करती है। और उन्होंने वहाँ के, और वे कहाँ पढ़ाती हैं कि जो पीपल के पेड़ की छाया में चारों ओर वे बच्चे एकत्रित होकर शिक्षा ग्रहण करते थे महादेवी वर्मा से। और वहाँ के बालक कैसे थे? कुछ कानों में बालियाँ पहने रहते थे, किसी के हाथ में कड़ा होता था, कड़ा पहने रहते थे, किसी के धुले कुर्ते होते थे, और धोती, ऊंची धोती एक ऐसा लगता था कुछ शहरी और कुछ ग्रामीण परिवेश का सम्मिश्रण जान पड़ता था। तो किसी ने क्या किया? किसी बालक ने अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहन के, है ना, लंबा कुर्ता पहन के आ गए हैं कक्षा में बैठने के लिए। तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि खेत में डराने के लिए खड़े हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कई जो बालक थे उन्होंने जो कुर्ता पहना उनके पांव तक था, तो कैसे लगते थे? वे पुतले के समान लगते थे। कई जो बच्चे थे गरीबी के कारण उनकी उभरी पसलियाँ, है ना, उनकी पसली उभरी हुई थी। बड़े पेट, किसी के पेट बड़े थे, और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण ही, है ना, किसी के पैर क्या थे? टेढ़े दुर्बल थे। अर्थात इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उस परिवेश में जो व्यक्ति या फिर जो समाज होता है वह बहुत ही गरीब है, समाज से वंचित लोग हैं, ठीक है। और इन सब के होते हुए भी यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि जो घीसा है सिर्फ अकेला ही वह उसे याद आता है, भले ही वह मलिन है। अब क्यों याद आता है वो हम आगे पढ़ेंगे। वह गोधूली मुझे अब तक नहीं भूली। गोधूली अर्थात वह संध्या, है ना। गोधूली का समय किसे कहते हैं? जब गाय बैल जो चरने जाते हैं, संध्या होती है, सूर्यास्त होता है, तब अपने घर की ओर आते हैं, उस समय को क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं, ठीक है। तो वह अब तक नहीं भूली। संध्या के लाल सुनहली आभा वाले उड़ते हुए दुकुल पर रात्रि ने मानो छिपकर अंजन की मूठ चला दी थी। अब क्या था? शाम होने वाला था, रात गहराने वाला था। मेरा नाव वाला कुछ चिंतित सा लहरों की ओर देख रहा था। जो जिस नाव से वो जाती थी वह चिंतित होकर लहरों को देख रहा था, गंगा की लहरों को। बूढ़ी भक्तिन मेरी किताबें, कागज़ कलम आदि संभाल कर नाव पर रखकर बढ़ते अंधकार पर खिजलाकर बुदबुदा रही थी। तो लेखिका के साथ कौन है? एक तो नाव चलाने वाला है जो कि गंगा की लहरों को देखकर थोड़ा सा चिंतित दिख रहा है, और एक है बूढ़ी भक्तिन, है ना, जो कि लेखिका के साथ ही रहती थी, उनका काम कर देती थी। तो वो क्या करती हैं? उनकी किताबें, कागज़ कलम आदि संभाल कर नाव पर रख कर बढ़ते अंधकार पर खिंचलाकर बुदबुदा रही थी। अर्थात जैसी ही रात गहरा रही थी वह बुदबुदा रही थी। या मुझे कुछ सनकी बनाने वाले विधाता पर यह समझना कठिन होगा। अर्थात लेखिका ने क्या कहा है कि यह समझना कठिन होगा कि वह क्यों उस परिवेश में जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि उनके अंदर क्या था? एक सुकुमार हृदय था, और उस हृदय के कारण ही उन समाज से वंचित लोगों के प्रति उनके मन में प्रेम उभर कर आया था, और वे भी उन्हें शिक्षित करना चाहती थी। समाज के साथ वे उन्हें भी उस परिवेश में लाना चाहती थी कि शिक्षा के माध्यम से उनके जो अंधेरा जो जीवन है, उनके जीवन में जो अंधेरा है, जो अंधकार है, वह दूर हो सके। बेचारी मेरे साथ रहते रहते 10 वर्ष लंबे काट आई है। नौकरानी से अपने आप को एक प्रकार की अभिभाविका मानने लगी है। अर्थात जो भक्तिन है वे उनकी एक नौकरानी है, और उनके साथ, लेखिका के साथ उन्होंने 10 साल तक काम किया है। उनके सभी कामों को उन्होंने संभाला है, और वह खुद को अब क्या है? लेखिका की
अभिभाविका मानने लगी है। अर्थात अभिभावक किसे कहेंगे? जो कि किसी की देखभाल या फिर उनके हर प्रकार की काम को संभालने में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। परंतु मेरी सनक का दुष्परिणाम सहने के अतिरिक्त उसे क्या मिला? सहसा ममता से मेरा मन भर आया, परंतु नाव की ओर बढ़ते हुए मेरे पैर फैलते हुए अंधकार में से एक स्त्री मूर्ति को अपनी ओर देख ठिठक गए। लेखिका जैसे ही शाम हो चुकी थी, वह अपने कागज़ कलम जो भी पढ़ाई की जो सामग्री थी उसे वापस लेकर वह अपने घर आ रही थी। और इसी बीच जैसे ही वह नाव में बैठी तो अंधेरे में किसी एक स्त्री को उन्होंने अपनी ओर आते हुए देखा। सांवले कुछ लंबे से मुखड़े में पतले स्याह ओठ कुछ अधिक स्पष्ट हो रहे थे। आंखें छोटी पर व्यथा से आर्द्र थी। मलिन बिना किनारे की गाढ़े की धोती ने उनके सलूका रहित अंगों को भली भांति ढक लिया था, परंतु तब भी शरीर की सुडौलता का आभास मिल रहा था। कंधे पर हाथ रखकर वह जिस दुर्बल अर्धनग्न बालक को अपने पैरों से चिपकाए हुए थी, उसे मैंने संध्या के झुटपुटे में ठीक से नहीं देखा। अर्थात उस महिला के साथ क्या था? एक बालक भी था, और जिस कारण कि उसे वह अच्छे से नहीं देख पाई। स्त्री ने रुक रुक कर कुछ शब्दों और कुछ संकेत में जो कहा, उससे मैं केवल यह समझ सकी कि उसके पति नहीं हैं। दूसरों के घर लीपने पोतने का काम करने वह चली जाती है और उसका अकेला लड़का ऐसे ही घूमता रहता है। मैं इसे भी और बच्चों के साथ बैठने दिया करूं तो यह कुछ तो सीख सके। तो अब वह जो स्त्री आई हैं वह अपने बच्चे को लेकर लेखिका के पास आई हैं कि वह जब दूसरों के घर लीपने पोतने के लिए चली जाती हैं तो उनका जो लड़का है ना, जिनके पिताजी नहीं है, वह घर में नहीं रहता है, ऐसे ही घूमता रहता है। यदि लेखिका उस बच्चे को अपने कक्षा में यदि बैठने के लिए यदि वह अनुमति दें तो उनकी माँ को लग रहा है, उस बच्चे की माँ को लग रहा है कि वह भी कुछ सीख सके। दूसरे इतवार को मैंने उसे सबसे पीछे अकेले एक और दुबक कर बैठा हुआ देखा। तो लेखिका दूसरी बार आती हैं क्योंकि हफ्ते में वह 3 से 4 बार झूसी नामक गांव जाती है जो कि गंगा नदी के उस पार था। और वह कब जाती थी? जब उन्हें छुट्टियां होती थी, हर तरह के कामों से फुर्सत होती थी, तब लेखिका झूसी गांव में जाती थी। और जैसे ही वह दूसरे इतवार को जाती हैं तो वह बच्चा क्या है, अकेले एक और दुबक कर बैठे हुए देखती है उस बच्चे को। उसका रंग कैसे देखिए, पक्का रंग पर गठन में विशेष सुडौल, मलिन मुख जिसमें 2 पीली पर श्वेत आंखें जड़ी सी जान पड़ती थीं, कसकर बंद किए हुए पतले होठों की दृढ़ता और सिर पर खड़े हुए छोटे छोटे रूखे बालों की उग्रता उसके मुख की संकोच भरी कोमलता से विद्रोह कर रही थी। तो वह बालक कैसा था कि उसका रंग पक्का था, शरीर विशेष सुडौल था, उसकी मलिन मुख और उदासी लिए हुए मुख पर क्या है, उनकी आँखें श्वेत आँखें जड़ी सी जान पड़ती थी। मतलब उनका जो चेहरा था, जो पीली आँखें कैसे लग रही थी कि कुछ उनके चेहरे पर नग जड़ा हुआ हो, कसकर बंद किए हुए पतले होठों की दृढ़ता और सिर पर खड़े हुए छोटे छोटे रूखे बाल, अर्थात उसकी जो होंठ है वो क्या है, दृढ़ता से बंद हैं, और उसके जो बाल हैं बहुत ही रूखे हैं क्योंकि कई दिनों से हो सकता है उसने नहीं नहाया होगा। तो ऐसा लगता है मानो वे उसका विद्रोह, उसकी कोमलता का विद्रोह कर रही होंगी। ऊपरी हड्डियों वाली गर्दन को संभाले हुए झुके कंधों से रक्तहीन मटमैली हथेलियाँ और टेढ़े मेढ़े कटे हुए नाखूनों युक्त हाथों वाली पतली बाहें ऐसी झूलती थी जैसे ड्रामा में विष्णु बनने वाली की 2 नकली भुजाएं। निरंतर दौड़ते रहने के कारण उस लचीले शरीर में दुबले पैर ही विशेष पुष्ट नजर जान पड़ते थे। बस ऐसा ही था वह, ना नाम में कवित्व की गुंजाइश ना शरीर में। ठीक है, तो घीसा के बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि वह दिखने में आकर्षक नहीं था और उन्होंने कोई अच्छे कपड़े भी धारण नहीं किए थे।
उनका शरीर दुबला पतला था घीसा का, सिर्फ जो उनका पैर था, क्योंकि हमेशा वह दौड़ता रहता था कि जिसके कारण कि पैर थोड़ा लगता था कि वह मजबूत है, बाकी क्या था, कमज़ोर था। पर उसकी सचेत आँखों में ना जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी। वे निरंतर घड़ी की तरह खुली मेरे मुख पर टिकी रहती थी, मानो मेरी सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उसका ध्येय था। किंतु उस बालक में क्या था, क्या थी, जिज्ञासा थी। एक विद्यार्थी में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, किसी भी पाठ को समझने के लिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और वह जिज्ञासा घीसा के अंदर था, और ऐसा लगता था मानो सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उसका ध्येय हो। मतलब ऐसा लगता था घीसा को देखकर, उसकी जिज्ञासा को देखकर, कि सारी विद्या को सीख लेना उसका परम कर्तव्य था, ध्येय था या लक्ष्य था। लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे, इसलिए नहीं कि वह कोरी था, वरन इसलिए कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घीसा से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़ पकड़ कर समझा दी थी। यह भी उन्होंने बताया, और बताया घीसा के सबसे अधिक कुरूप नाम का रहस्य। बाप तो जन्म से पहले ही नहीं रहा, घर में कोई देखने भालने वाला ना होने के कारण माँ उसे बंदरिया के बच्चे के समान चिपकाए फिरती थी। उसे एक ओर लिटाकर जब वह मजदूरी के काम में लग जाती थी, तब पेट के बल घिसट घिसट कर बालक संसार में प्रथम अनुभव के साथ साथ इस नाम की योग्यता को भी सार्थक करता जाता था। तो घीसा नाम होने के पीछे कारण था, क्या कारण था, कि जब उसकी माँ, क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे, उसकी माँ मजदूरी करने जाती थी, और मजदूरी करते हुए, काम करते हुए बालक को अपने साथ नहीं रख सकती थी, तो बालक को कहीं बगल में लिटाकर रख देती थी। लेकिन वह बालक क्या करता था कि कोई भी बालक वह घिसट घिसट कर चलता था, पेट के बल घिसट कर चलता था, जिसके कारण उसका नाम घीसा पड़ गया था। तो जो दूसरे जो विद्यार्थी थे, जो कि लेखिका के पास पढ़ने आते थे उस पीपल के पेड़ की छाँव में, वह उनसे खींचे खींचे से रहते थे, अर्थात उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करते थे, उससे हमेशा दूरी बनाए रखते थे। इसलिए नहीं कि वह कोरी था, लेखिका ने यहाँ लिखा है कि इसलिए नहीं कि वह कोरी था, अर्थात कोरी एक ऐसी जाति है जिसे कि अब भी समाज में, खास करके उत्तर प्रदेश है ना, वहाँ पर ये एक पिछड़ी जाति की तरह इन्हें लोग देखते हैं। तो उसकी जाति के कारण उससे लोग दूर नहीं रहते थे, बल्कि क्यों रहते थे दूर, क्योंकि किसी बच्चे की माँ ने, किसी की नानी ने और किसी की बुआ ने कहा था उन्हें कि ये जो घीसा है इससे हमेशा दूर रहना, ठीक है। फिर धीरे धीरे अन्य स्त्रियां भी मुझे आते जाते रोककर अनेक प्रकार की भाव भंगिमा के साथ एक विचित्र सांकेतिक भाषा में घीसा की जन्मजात अयोग्यता का परिचय देने लगे। क्रमशः मैंने उसके नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुना। तो उस घीसा के बारे में लेखिका को और भी कई जो महिलाएं हैं, गांव घर की जो महिलाएं थी, उन्होंने बताया था कि उसकी अयोग्यता के क्या कारण थे। पहला कारण तो ये था कि उसके पिताजी नहीं थे, गरीब थे, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। उसे हमेशा जो उसकी माँ थी बंदर के बच्चे की तरह हमेशा चिपका कर रखती थी, लेकिन जब काम करती थी तो उसे बगल में कहीं सुला देती थी और वह घिसट घिसट कर चलने लगता था, जिसके कारण कि उसका नाम घीसा हो गया था। और जो गांव की स्त्रियां हैं, है ना, क्योंकि हमारे समाज में हम जहाँ जिस परिवेश में रहते हैं तो कई प्रकार के लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो कि बुराई, किसी की बुराई करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो यहाँ भी घीसा के बारे में उसकी बुराई करते हैं। लेखिका को भी कहती हैं कि ये क्या है, आप इनसे दूर रहें। लेकिन लेखिका यहाँ कहती हैं कि उनका नाम अर्थात घीसा के नाम के अलावा उन्होंने उनकी कोई भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका बाप बड़ा ही अभिमानी था और भला आदमी बनने का इच्छुक, अर्थात जो घीसा के पिता कैसे थे उनके बारे में यहाँ पर लेखिका ने लिखा है कि जो गांव की औरतें हैं उन्होंने क्या बताया था, वो क्या था, बड़ा ही अभिमानी था, अर्थात बहुत ही घमंडी था और भला आदमी बनने का इच्छुक था। जात से वह क्या था, कोरी था,
निचली जाति का था, लेकिन उसे क्या था कि वह काम करता था और जो सामान्य जो समाज हैं उनके साथ रहने का इच्छुक था। इसलिए कहा गया कि भला आदमी बनने का इच्छुक था। डलिया आदि बुनने का काम छोड़कर वह थोड़ी बढ़ाईगिरी सीख आया। तो पहले क्या था, ये डलिया बुनते थे और उस काम को छोड़कर उसने क्या की, बढ़ाईगिरी सीख ली, लकड़ी के काम करने लगा। और केवल इतना ही नहीं, एक दिन चुपचाप दूसरे गांव से युवती वधू लाकर अब उसने अपने गांव की सब सजातीय सुंदरी बालिकाओं को उपेक्षित और उनके योग्य माता पिता को निराश कर डाला। तो किसी भी गांव में कोई युवक होता है यदि तो जिनके घर में लड़कियां हैं वे उस युवक को से रिश्ता या फिर विवाह के रूप में रिश्ता कायम करना चाहते हैं। लेकिन घीसा के पिता ने क्या किया कि जिस समाज में वह रहता था, जिस गांव में रहता था, उस गांव की लड़की से शादी ना करके, विवाह ना करके वह क्या किया, उसने दूसरे गांव से शादी की। और जो उनके गांव में जो लड़कियां थीं वे इससे क्या है, अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगी। और उनके जो माता पिता जो थे, उस समाज के जो लोग थे, उनसे ईर्ष्या करने लगे कि इसने क्या किया कि बाहर की युवती से शादी किया और इसे घर पर लेकर आया है। अब क्या है, उसके माता पिता को, मतलब युवतियों के माता पिता को निराशा झेलना पड़ा था। मनुष्य इतना अन्याय सह सकता है, परंतु ऐसे अवसर पर भगवान की असहिष्णुता प्रसिद्ध ही है। इसी से जब गांव के चौखट किवाड़ बनाकर और ठाकुरों के घरों में सफ़ेदी करके उसने कुछ ठाट बाट से रहना आरंभ किया, तब अचानक हैजे के बहाने वह वहाँ बुला लिया गया जहाँ ना जाने का बहाना, ना उसकी बुद्धि सोच सकी, ना अभिमान। अर्थात घीसा के पिता क्या थे, उन्होंने अपनी पारंपरिक पेशा को छोड़कर वह क्या किया, उन्होंने बढ़ाईगिरी सिखाया। उसने गांव की लड़की से शादी नहीं की और इससे क्या है, उस गांव के जो लड़कियों के जो माता पिता थे, युवतियों के जो माता पिता थे, जो कि विवाह के योग्य थे, वे उससे निराश हो गए। और जो घीसा के पिता हैं वह चौखट या फिर दरवाजे बनाकर और ठाकुर जो बड़े लोग थे उनके घरों में घरों को पोत कर उन्होंने अपना जीवन को क्या है, थोड़ा सा ठाट बाट बना लिया था। लेकिन उसी समय अचानक हैजे की बीमारी आई और घीसा के पिता उस हैजे की बीमारी में नहीं बच सके। पर स्त्री भी कम गर्वीली ना निकली। बिना स्वर ताल के आंसू गिराकर, बाल खोलकर, चूड़ियाँ फोड़कर और बिना किनारे की धोती पहनकर जब उसने बड़े घर की विधवा का स्वांग भरना आरंभ किया, तब तो सारा समाज क्षोभ के समुद्र में डूबने उतराने लगा। उस पर घीसा बाप के मरने के बाद हुआ है। वह तो वास्तव में 6 महीने बाद, परंतु उस समय के संबंध में क्या कहा जाए जिसका कभी 1 क्षण वर्ष बीतता है और कभी 1 वर्ष क्षण हो जाता है। इसी से यदि वह 6 मास का समय रबर की तरह खींचकर 1 साल की अवधि तक पहुंच गया तो इसमें गांव वालों का क्या दोष। यह कथा अनेक छेप को मैं विस्तार के साथ सुनाई तो गई थी मेरा मन फेरने के लिए, और मन फिरा भी, परंतु किसी सनातन नियम के कथावाचक की ओर ना फिरकर कथा के नायकों की ओर फिर गया, और इस प्रकार घीसा मेरे और अधिक निकट आ गया। तो गांव की स्त्रियां थी, उन्होंने घीसा से दूर रहने की हिदायत लेखिका को भी उन्होंने दिया, लेकिन उनकी बातों में ना आकर, क्योंकि घीसा क्या था, जो बालक था वह अपने जब वह गर्भ में ही था तभी उसके पिताजी का निधन हो गया हैजे की बीमारी से, और वह 6 महीने अपने पिता के मरने के 6 महीने बाद इस दुनिया में आया। किंतु समाज के लोग उस बालक को एक अवैध बालक के रूप में देखने लगे, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही उसके पिता का साया उस पर से उठ गया था। तो इसमें से जो लोग हैं वहाँ के, वे क्या करते थे, घीसा के परिवार से, जो क्योंकि उनके पिता से खास करके उनकी दुश्मनी थी कि उसने क्या किया, गांव की लड़की से शादी नहीं की, है ना। और दूसरा
कि जो घिसा की माँ थी वह भी एक सामान्य लोगों की तरह वह जीना चाहती थी, जिसे कि घमंड कहा गया है यहाँ पर। और इस तरह से लेखिका को भी जो गांव की स्त्रियां हैं वे उसके अधिक निकट नहीं आने के लिए कहती हैं। लेकिन यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि उन सभी बातों पर ध्यान नहीं देकर वो क्या किया, उन्होंने जो ईश्वर जो परमात्मा है उनकी आवाज़ को सुनकर उस गरीबी बालक में, उसके सुकुमार हृदय में उन्होंने ईश्वर को देखा। और इससे क्या है, घिसा उनके और नज़दीक आ गया, उसे और अधिक वह ध्यान देने लगी। घिसा लेखिका के और अधिक आत्मीय संबंध लेखिका और घिसा के बन गए। वह अपनी जीवन संबंधी अपवाद कदाचित पूरा नहीं समझ पाया था, परंतु अधूरे का भी प्रभाव उस पर कम ना था, क्योंकि वह सबको अपनी छाया से इस प्रकार बचाता रहता था मानो उसे कोई छूत की बीमारी हो। अर्थात जो घिसा है तो उसने क्या 8-9 साल का बालक है, उसे समाज की परंपरा के बारे में नहीं पता, फिर भी क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि किसी से दूर रहो, है ना, तो इसलिए वह अपनी छाया से इस प्रकार बचाता रहता था, है ना, क्योंकि वह लोगों से दूर रहता था, जैसे कि उसे कोई छूत की बीमारी हो। छूत की बीमारी अर्थात किसी के छूने से बीमारी हो जाते हो, जैसे कि अभी का जो समय है, अभी जो बीमारी है, जो कोरोना का जो ये महामारी है, ये क्या है, किसी के छूने या फिर किसी के संपर्क में रहने से फैल रही है। तो उस समय जो घिसा था, इसे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन उसके परिवार से ताल्लुक़ रखने के कारण, जिस परिवार से वह संबंध रखता था, जिसकी गाँव वालों से दुश्मनी थी उस परिवार से, इसलिए घिसा को भी जो लोग हैं वे हमेशा दूर ही रहते थे, है ना। तो इसलिए लेखिका ने यहाँ पर छूत की बीमारी का प्रयोग किया है। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो पाठ आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम अगली वीडियो में इसी का दूसरा भाग फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन